अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से गरीब तबका पिसकर रह गया और मुल्क में एकदम से गुर्बत आ गई। वज़ीर आज़म का सखर में तकरीब से खिताब। अजला के लिए 446 अरब रुपए का पैकेज देने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद विफाक से सारा पैसा सूबों के पास चला जाता है और विफाक कर्जे लेकर मुल्क चलाता है। उनका मजीद कहना था कि 2.5 साल में हमने 35,000 अरब रुपए वापस किए हैं। 15,000 अरब रुपए साबिक हुकूमत से ज्यादा कर्ज वापस किया। इमरान खान का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने बंडल जजीरे पर NCOC देकर मनसूख कर दिया। इससे नुकसान सिंध का हो रहा है। मंसूबे बनने से मुल्क में सरमायाकारी आती और लोगों को फायदा होता। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक्स भी तकसीम किए। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने काबीना में रद्दोबदल कर दिया। वजारत खजाना की जिम्मेदारियां शौकत तरीन के सुपुर्द कर दी। ज़राए का कहना है कि वजीर आजम अपने सवाबदीदी अख्तियारात के तहत किसी भी शख्स को 6 माह के लिए वजीर मुकर्रर कर सकते हैं और इन्हीं अख्तियारात के तहत शौकत तरीन को वजीर खजाना की जिम्मेदारियां दी गई हैं। लिहाजा मुस्तकबिल में उन्हें सेनेटर बनाने या इलेक्शन लड़ाने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर से वजारत खजाना का कलमदान लेकर उन्हें वजीर तवानाई बना दिया गया है, जबकि खुसरो बख्तियार की वजारत भी तब्दील कर दी गई है और उनसे इकोनॉमिक अफेयर्स की वजारत लेकर सन्नत व पैदावार की वजारत दे दी गई है। ज़राए का यह भी कहना है कि वजीर तवानाई उमर अयूब की वजारत तब्दील करके उन्हें इकोनॉमिक अफेयर्स का वजीर बना दिया गया है, जबकि साबिक वजीर इत्तलात शिबली फराज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बना दिया गया है। फवाद चौधरी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत लेकर उन्हें वजारत इत्तलात का कलमदान सौंपा गया है। वजीर आला सिंध के मोमिन खुसूसी बराए ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस डॉक्टर खटोमल जीवन ने कहा है कि नाजायज मुनाफा खौरी और जखीरा अंदोजी की शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायती सेल कायम कर दिया गया है। ये सेल डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के दफ्तर में कायम किया है। डॉक्टर खटोमल जीवन का कहना था कि अवाम शिकायती सेल में सुबह 9 बजे से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जबकि सारिफीन अपनी शिकायत जिला इंतजामिया के दफातर में भी दर्ज कर सकते हैं। डॉक्टर खटोमल जीवन ने कहा कि सूबे भर में नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जा चुका है। उनका मजीद कहना था कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के अफसरान भी जिला इंतजामिया के साथ मिलकर सूबे भर में मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए छापे मार रहे हैं। वजीर आला के मोमिन खुसूसी का कहना था कि सूबे में अशिया जरूरिया की कमी नहीं, रमजान की आड़ में नाजायज मुनाफा कमाने नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर खटोमल जीवन ने मजीद कहा कि रमजान के पहले रोज सूबे भर में 2700 से ज्यादा दुकानों, फलो सब्जी फरोश और दीगर अशिया खुर्दोनोश फरोख्त करने वालों की चेकिंग की गई। नाजायज मुनाफा खौरी पर सूबे भर के 570 से ज्यादा गिरा फरोशों और दुकानदारों पर 11,23,000 रुपए से ज्यादा का चालान किया गया। तर्जुमान के मुताबिक कराची डिवीजन में 137 मुनाफाखोरों पर 6,90,000 रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया गया। यहाँ पर आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि किसी भी जत्थे को रियासत को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर दाखिला शेख रशीद ने CMH और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मुजाहिरों में तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के जवानों की अयादत की। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश देते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमन अमान के हवाले से बहुत जबरदस्त काम किया। अमन अमान बरकरार रखने पर पुलिस और रेंजर्स के अफसरों और जवानों ने हिम्मत और बहादुरी दिखाई। उन्होंने कहा कि एहलकारों ने कलअदम तंजीम के कारकुनों की मुतादिद कार्रवाइयों का तहम्मुल से मुकाबला किया। किसी जत्थे को रियासत को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आजम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन के दरमियान मुलाकात करवाने के लिए विफाकी काबीना और पार्टी के अहम रहनुमा मुतहर्रिक हो गए, जिसके बाद जहांगीर तरीन ने अपने ग्रुप को सीज फायर की हिदायत करते हुए कोई भी बयान देने से रोक दिया है।
تفصیلات کے مطابق جہانگیر ترین گروپ کے 19 اراکین پنجاب اور 6 اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے وزیر اعظم کو خط لکھا گیا تھا، جس میں ان کو جہانگیر ترین کی خدمات گنواتے ہوئے اراکین سے ملاقات کے لیے وقت دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جہانگیر ترین نے ملتان اور جنوبی پنجاب کے ہنگامی دورے شروع کر دیے تھے اور اراکین سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ تاہم اس دوران وفاقی کابینہ کے اہم اراکین اور تحریک انصاف کے کچھ سینئر رہنما درمیان میں آ گئے۔ اس سلسلے میں وفاقی کابینہ کے ایک اہم رکن نے جہانگیر ترین سے ملاقات بھی کی اور وزیر اعظم سے ممکنہ ملاقات کے حوالے سے رضامندی بھی پوچھی۔ کابینہ اراکین کے متحرک ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے بھی میڈیا اور پروگرامز میں اپنے ہم خیال اراکین کو کسی بھی قسم کی بیان بازی کرنے سے روک دیا اور کہا کہ آئندہ 2 روز تک کوئی بیان جاری نہ کیا جائے۔ بجلی کا ترسیلی نظام بہتر کرنے سے لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی۔ پرانے منصوبوں پر سندھ حکومت پیسہ لگانے کو تیار نہیں۔ اسد عمر کا سکھر میں خطاب۔ سکھر میں جمعہ کو کامیاب جوان پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر کرنے سے لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی۔ انہوں نے بتایا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے جلد تعمیر ہوگا۔ پرانے منصوبوں پر سندھ حکومت پیسہ لگانے کو تیار نہیں۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے نئی گاش ڈیم کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ضمانت منظور ہونے کے بعد بھی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ ڈویژنل بینچ کے ججز کی جانب سے ابھی تک شہباز شریف کی ضمانت کے آرڈرز پر دستخط نہیں کیے گئے اور وہ تاحال کورٹ لکھپت جیل میں ہیں۔ ذرائع کے مطابق جب جسٹس سرفراز ڈوگر نے ضمانت منظوری کا مختصر فیصلہ لکھ کر جسٹس اسجد جاوید گھرال کے پاس بھجوایا تو انہوں نے دستخط نہیں کیے، جس کے بعد جمعرات کو جسٹس اسجد جاوید گھرال ہائی کورٹ میں آئے اور بطور سنگل بینچ کیسز کی سماعت کی، لیکن ڈویژن بینچ میں نہیں گئے، جس کی وجہ سے کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جسٹس اسجد جاوید گھرال نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے چیف جسٹس قاسم خان کو آگاہ کر دیا ہے، جس کے بعد اب بینچ کے سربراہ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید گھرال اپنا الگ الگ فیصلہ لکھ کر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیجیں گے، جس کے بعد اب ریفری جج شہباز شریف کی ضمانت کیس کا فیصلہ سنائیں گے۔ شمالی علاقوں میں بارش ہونے کے باعث جاتی سردی لوٹ آئی، جبکہ کئی شہروں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے شمالی علاقوں میں بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا، جس پر لوگ بھی بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات نے کشمیر، ہزارہ اور پنجاب کے کئی شہروں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کو فنڈز دینے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لی گئی ہے اور قومی ادارہ برائے انسداد دہشت گردی نیکٹا نے ٹی ایل پی کو کالعدم جماعتوں کی فہرست میں 79ویں نمبر پر شامل کیا ہے۔ نیکٹا کے مطابق کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شمولیت کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو فنڈز دینے پر پابندی ہوگی اور اس تنظیم کو خیرات، صدقات یا کسی بھی قسم کی امداد دہشت گردوں کی مالی معاونت کے مترادف ہوگی، جبکہ نیکٹا نے تحریک لبیک پاکستان کے اثاثوں کے تعین کے لیے وزارت داخلہ کے چیف سیکرٹریز کو خط لکھ دیا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر نے کنٹرول لائن پر بھارتی جارحیت کے شکار خاندانوں کے لیے کفالت پروگرام کا آغاز کر دیا، جس کے تحت بھارتی گولہ باری سے شہید ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو 3000 روپے فی کس دیے جائیں گے۔ شاہد قیوم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے شہید کے اہل خانہ میں رقوم کے چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کا کہنا تھا کہ بھارتی گولہ باری فائرنگ سے شہدا کے نابالغ بچوں اور بچیوں کو 21 سال کی عمر تک یا شادی ہونے تک 3000 ماہوار وظیفہ دیا جائے گا۔ دوسری شادی نہ ہونے کی صورت میں شہدا کی بیواؤں کو بھی یہ رقم ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ دیگر یتیم بچوں کی کفالت کا پروگرام بھی تیار ہے، اسی ماہ اس کا آغاز بھی کر دیا جائے گا۔ سویلین شہدا ویلفیئر پروگرام اور یتیموں کی کفالت کا پروگرام ریاست کے مالی وسائل کی تقسیم کی بہترین مثال ہے۔ جو بہت عرصے سے ہندوستانی افواج کے جبر و ستم کا نشانہ بنتے رہے، تو ان کی کفالت کے لیے قانون بنایا تھا اور اس کے تحت جو ہے یہ ان کی مالی معاونت کی جا رہی ہے۔
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुश्तरका तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कराची के इलाके मलीर में कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब मनशियात फरोश गिरोह के 2 मुल्जिमान जहांजेब खान आफरीदी और इब्राहिम मसूद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 27 किलोग्राम चर्स बरामद हुई, जो कि बरास्ता समंदर पोर्ट कासिम से कतर स्मगल की जा रही थी। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि वो अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और पिशावर से बड़े पैमाने पर मुनशियात मुख्तलिफ तरीकों से कराची और गवादर पहुंचाते हैं। मुल्जिमान ने मजीद इंकशाफ किया कि वो इस मुनशियात को कराची से बरास्ता समंदर मुख्तलिफ कंटेनर्स में छुपा कर यमन, कतर, हॉलैंड और कई दूसरे यूरोपीय ममालिक में स्मगल करने में भी मुलव्विस हैं। मज़कूरा बाला मुल्जिमान पहले भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स और पुलिस के हाथों मुतादिद बार गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान को बरामद शुदा मुनशियात समेत कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया है, जबकि मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए दौरान ड्यूटी मजहबी तंजीम के कारकुनों के तशद्दुद और पथराव से शदीद जख्मी होने वाले शेखुपुरा पुलिस के 48 जवानों को वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की जानिब से फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए और सेहत याबी के लिए पैगाम भिजवाए गए। मोहम्मद शराज सिंधु की रिपोर्ट देख लेते हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा डॉक्टर इनाम वहीद ने डीपीओ शेखुपुरा गुलाम मुबशिर मैकन के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा में जख्मी पुलिस जवानों की अयादत की और उन्हें फूलों के गुलदस्ते और उनकी हौसला अफजाई के लिए शदीद जख्मी 20 जवानों को 50-50 हजार रुपए, मामूली जख्मी 28 जवानों को 25-25 हजार रुपए के चेक दिए गए। इस मौके पर एमएस डॉक्टर अमीन ने आरपीओ को बताया कि अस्पताल में जख्मी होने वाले पुलिस जवानों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जा रही है। डॉक्टर इनाम वहीद खान ने फर्शनासी से ड्यूटी सर अंजाम देने पर जवानों के हौसलों को सराहा और कहा कि पंजाब पुलिस को आपकी बहादुरी और फर्ज शनासी पर फख्र है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आरपीओ डॉक्टर इनाम वहीद का कहना था कि फर्ज की अदायगी और अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पंजाब पुलिस के बेशुमार जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। मुझे तो अपने एक एक जवान पे, अपने एक एक अफसर पे जिसने यहाँ पे अवाम की खातर, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातर अपने ज़ख्म खाए हैं, तकलीफ़ उठाई है, मुझे उन पे फ़ख्र है और मैं उन्हीं के लिए यहाँ पे हाज़िर हूँ। और उन्होंने जो ये उनका कर्ज़ है हमारे पे, जो उन्होंने अवाम की खातर अपनी जानों को दाव पे लगाया है। और यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि उनको ये एहसास हो कि उनमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है, अफसरान जवान एक हैं। ये कौम इस कौम के लिए हम अपनी जान भी निछावर करेंगे और ये जहन में रखें कि ये कौमी फरीज़ा है हमारा। इसमें हम कोई भी ऐसा काम जिसमें अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसके लिए अपनी जान का नजराना भी पेश करेंगे। और यहाँ शामिल करते हैं डीएनएन स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। बाबर आजम के नंबर 1 बैट्समैन बनने की खुशी में केक काटा गया। तमाम खिलाड़ियों ने बाबर को कारनामे पर मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों की उम्मीद भी जाहिर कर दी। आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम के नंबर 1 बैट्समैन बनने की खुशी में पाकिस्तानी टीम ने खुसूसी केक काटा, जबकि इस मौके पर अकब में मौजूद स्क्रीन पर तीसरे T20 मैच में सेंचुरी पर कप्तान के इजहार जश्न की तस्वीर भी लगाई गई थी। तमाम खिलाड़ियों ने बाबर को इस कारनामे पर मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल में भी मजीद कामयाबियों की उम्मीद जाहिर की। और अब डीएनएन एंटरटेनमेंट। अदाकारा सारा खान ने मदाहों को बताया है कि वो अस्पताल से वापस घर आ गई हैं और पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं। शाहिद अली खान की रिपोर्ट देख लेते हैं। गुज़श्ता रोज अदाकारा के शोहर फलक शबीर ने इंस्टा स्टोरीज में सारा की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर थी। फलक ने बताया कि सारा की तबीयत ठीक नहीं, ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया था कि सारा को क्या मसला दरपेश है। मीडिया इतलात के मुताबिक सारा के मैनेजर का कहना है कि उन्हें टाइफाइड हुआ है। मदाहों को अपनी सेहत से मुतालिक बताने वाली सारा ने
इंस्टा स्टोरीज पर मुख्तसर वीडियो क्लिप शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, रमजान मुबारक। कराची 2021 फलक शब्बीर और सारा की जानिब से हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर तरक्की में जाने वाली सैर व तफरीह की तस्वीर शेयर की जाती रही। सारा खान और गुलकार फलक शब्बीर के अचानक शादी करने से दोनों के मदाहों को 14 जुलाई 2020 को मंगनी के ऐलान के बाद अगले ही रोज शादी की तकरीबात का आगाज हुआ और दोनों ने 17 जुलाई को कराची में जिंदगी के नए सफर का आगाज किया। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।